डियर फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल प्लीज क्लासेस में स्वागत है। आज के लेक्चर में आप कक्षा 10 गणित प्रश्नावली त्रिभुज 6.1 प्रश्नावली को देखेंगे, लेकिन उसके पहले कुछ बातें महत्वपूर्ण बातें हैं जिनके बारे में आप जानेंगे कि वो महत्वपूर्ण बातें क्या हैं। तो डियर फ्रेंड्स, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आपके सामने स्क्रीन पर यहाँ पर ये आपका एनसीईआरटी बुक्स का 60वां इकाई है और ये त्रिभुज है। और त्रिभुज में आप सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जानेंगे, वो होता है समरूप। समरूप क्या होता है, क्योंकि इस पूरे चैप्टर में हमें समरूप के बारे में पढ़ना है, यानी किसी को हम समरूप कब कहेंगे। ठीक है, तो अगर आप समरूप शब्द पे जाएंगे, अगर आप समरूप शब्द को देखिए तो इस समरूप शब्द में सम जो है, इस सम का मतलब होता है समान। सम का मतलब समान और रूप का मतलब रूप, यानी जब दो आकृतियाँ, दो वस्तुओं, दो व्यक्तियों, दो स्थानों के जो रूप हों, समान हों, एक जैसे दिखे, तब हम उनको कहते हैं समरूप। चाहे दो व्यक्ति हों या दो वस्तु हों या दो आकृति हों या दो स्थान हों, कोई भी चीज़ हो, यदि उसके रूप समान हैं, यदि उसके रूप एक जैसे हैं, यदि वो देखने में एक जैसे दिख रहे हैं, तब हम उसे कहेंगे समरूप। क्या कहेंगे? समरूप। समरूप, सम मतलब समान और रूप मीन्स रूप, यानी जब दो आकृतियों, दो वस्तुओं, दो व्यक्तियों, दो स्थानों के रूप समान हों तो उसे हम कहते हैं समरूप। अब मैंने यहाँ पर आपके सामने पूरा बुक ही रख दिया है ताकि इसको आप थोड़ा पढ़ेंगे, जानेंगे क्या होता है। आप अपनी पिछली कक्षाओं से त्रिभुज और उनके अनेक गुणधर्म से भली भांति परिचित है। कक्षा 9 में आप त्रिभुज की सर्वांग समता देखें, यहाँ सर्वांग समता के बारे में विस्तृत रूप से अध्ययन कर चुके हैं। याद कीजिए कि दो त्रिभुज सर्वांगसम तब कहे जाते हैं जब उनके समान आकार तथा समान आमाप है वो, यानी उनको सर्वांगसम कब कहेंगे? जब उनका समान भी, यानी समान आकार होगा और समान आमाप होगा, यानी माप जो होगी वो समान होगा, यानी वो देखने भी में एक जैसे रखे और उनके जो माप हो वो भी एक ही हो, एक समान हो, तब उसे हम कहेंगे सर्वांगसम। आगे लिखा है, इस अध्याय में हम ऐसी आकृतियों के बारे में अध्ययन करेंगे जिनके आकार समान हो परंतु उनके आमाप का समान होना आवश्यक नहीं हो। दो आकृतियां जिनके समान आकार हों, ब्रैकेट में लिखा हुआ है परंतु समान आमाप होना आवश्यक ना हो, समरूप आकृतियां कहलाती हैं। यानी दो आकृतियां हो या दो व्यक्ति हो या दो स्थान हो, उनका आकार तो समान हो लेकिन उनका आमाप, यानी जो उसका माप हो, यानी जो उसकी लंबाई चौड़ाई दी गई हो, जो लंबाई चौड़ाई मोटाई ऊंचाई जो भी दिया गया हो, उसका समान होना जरूरी नहीं है कि जब वो समान होंगे तभी हम उसको समरूप कहेंगे, अन्यथा उसे समरूप नहीं कहेंगे। ठीक है, तो समान रूप केवल होना चाहिए, आकार समान केवल होना चाहिए, माप से अमाप से हमें कोई मतलब नहीं है। किसी की माप चाहे जितनी भी हो, कोई चाहे जितना भी मोटा हो, कोई चाहे जितना भी लंबा हो, कोई चाहे जितना भी चौड़ा हो, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। उसे हम समरूप तभी कहेंगे जब हमें उसके आकार समान होंगे तब। ठीक है, आगे इसमें लिखा हुआ है, विशेष रूप से हम समरूप त्रिभुजों की चर्चा करेंगे तथा इस जानकारी को पहले पढ़ी गई पाइथागोरस प्रमेय की एक सरल उत्पत्ति देने में प्रयोग करेंगे, यानी यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करके कुछ चीज़ें ज्ञात करेंगे। ठीक है, आगे यहाँ पर देखिए कुछ फिगर दी है। इस फिगर को आप देखेंगे तो यहाँ पर एक व्यक्ति है और यहाँ पर भी एक व्यक्ति है और इस फिगर में कुछ बातें लिखी गई हैं जो कि आप बुक में देख सकते हैं। यहाँ पर आगे लिखा है, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि पर्वतों, यानी जैसे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयाँ अथवा कुछ दूरस्थ वस्तुओं जैसे चंद्रमा की दूरियाँ किस प्रकार ज्ञात की गई है? क्या आप सोचते हैं कि इन्हें एक मापने वाले फीते से सीधा मापा गया है? वास्तव में इन सभी ऊंचाई और दूरियों को अप्रत्यक्ष मापन की अवधारणा का प्रयोग करते हुए ज्ञात किया गया है। यानी इसका मतलब ये है कि आप माउंट यानी पर्वत देखते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया, आप चंद्रमा देखते हैं, तो क्या इनको चंद्रमा की जो दूरी बताई जा रही है, जो बुकों में लिखा जा रहा है, क्या इसको एक फीते से मापा गया है?
क्या माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है किसी फीते से मापा गया है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसको कैसे किया गया है? इन दूरियों को एक अप्रत्यक्ष मापन की अवधारणा का प्रयोग करके ज्ञात किया गया है। ठीक है, जो आकृतियों की समरूपता के सिद्धांत पर आधारित है, यानी समरूपता के आधार पर इसको मापा गया है। ठीक, इन आकृतियों की जो ऊंचाई या दूरियां मापी जाती है वो इन्हीं अवधारणा के आधार पर ज्ञात किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है समरूप आकृतियाँ। ठीक, समरूप आकृतियाँ देखिए यहाँ पर 3 वृत्त बने हुए, ये पहला है, ये दूसरा है और तीसरा। अब इनकी देखिए जो आकार है सेम है, यानी समान आकार है, लेकिन आमाप यानी इनकी सभी की त्रिज्याएं जो है अलग अलग है। इस वृत्त की अगर बड़े वाले की त्रिज्या मापेंगे तो इसका अलग मिलेगा। इस वृत्त की त्रिज्या देखेंगे दूसरे नंबर का तो इसकी त्रिज्या अलग है। ठीक है, इसकी त्रिज्या अलग है और इसकी त्रिज्या अलग है। तो यानी इनका माप जो है असमान है, माप समान नहीं है, लेकिन आकार देखिए बिल्कुल एक दूसरे के जैसे दिख रहे हैं, यानी जो आकार है इनका समान है। इसी प्रकार से इसमें देखेंगे ये फिगर बना हुआ पहला, दूसरा, तीसरा। इन फिगरों को अगर ध्यान से देखिए तो इनका जो माप है, अमाप है, वो अलग अलग है, लेकिन इनके आकार की आप बात करेंगे तो तीनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर त्रिभुज का फिगर बना हुआ है और इन तीनों त्रिभुजों को देखेंगे तो इनका जो माप है, अमाप, वो अलग अलग है, लेकिन आकार को देखेंगे, इनके रूप को देखेंगे तो बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हैं। ठीक है, तो समरूप का मतलब होता है कि ऐसे दो आकृतियाँ, ऐसे दो वस्तु, ऐसे दो व्यक्ति, ऐसे दो स्थान जिनका आकार समान हो परंतु आमाप समान होना आवश्यक नहीं है, उसे हम कहते हैं समरूप आकृतियाँ। क्या कहते हैं? समरूप आकृतियाँ। ठीक है, अगर समान आकार और समान आमाप है तो उसे हम सर्वांगसम कहेंगे। केवल आकार समान है, आमाप समान नहीं है तो उसे समरूप कहेंगे। अब बात को ध्यान से समझना, हर समरूप जो होता है वो सर्वांगसम नहीं हो सकता है। समरूप जो होता है वो सर्वांगसम नहीं हो सकता है, लेकिन हर सर्वांगसम समरूप हो सकता है। यानी सभी सर्वांगसम आकृतियाँ समरूप होती हैं, लेकिन सभी समरूप आकृतियाँ सर्वांगसम नहीं होती हैं। इस बात को आपको नोट रखना है, ध्यान रखना है कि जितनी भी आकृतियाँ या व्यक्ति, वस्तु, स्थान कुछ भी होगा, यदि वो समरूप है तो सर्वांगसम नहीं है, लेकिन वो सर्वांगसम है तो समरूप है। ठीक, तो ये बात आपको क्लियरली स्पष्ट रूप से समझ में आ गया होगा। ठीक, अब चलिए प्रश्नावली 6.1 में कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनको हम देखेंगे किस प्रकार से हम उनको हल कर सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे कुछ फिगर मैं आपको और दिखा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर एक आकृति बनी हुई है, इस आकृति को आप देख सकते हैं और पहचान सकते हैं कौन सा आकृति है। ये ताजमहल का आकृति है। तो इसको देखेंगे थोड़ा बड़ा साइज में है, इससे छोटा ये है और इससे छोटा ये है। तो ये तीनों देखने में तो एक जैसे हैं, लेकिन इनके जो अमाप हैं वो अलग अलग हैं। तो ये समरूप है लेकिन सर्वांगसम नहीं है। इसी प्रकार से कोई भी आकृति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी स्थान समरूप तभी होंगे जब वो देखने में एक जैसे हों, और सर्वांगसम कब होंगे? जब उनके आकार भी समान हो और अमाप भी समान हो, तभी हम उसको सर्वांगसम कहेंगे, अन्यथा उसको हम सर्वांगसम नहीं कहेंगे। लेकिन हम समरूप सीख रहे हैं। समरूप के बारे में हम केवल एक ही बात जानेंगे, जब उनके आकार समान हो तो उसे हम समरूप कहेंगे, यदि आकार समान नहीं है तो उसे हम समरूप नहीं कहेंगे। ठीक, अब डियर फ्रेंड्स यहाँ पर भी देखिए कुछ फिगर आपके लिए बनाए गए हैं। यहाँ पर देखेंगे ये फिगर, इस फिगर को देखिए और इस फिगर को देखिए। तो इस फिगर को अगर देखेंगे तो ये वाला जो कोण है D 85 डिग्री है, ये भी कोण 85 डिग्री है। इस कोण को देखेंगे तो ये 70 डिग्री है, ये भी कोण 70 डिग्री है। इसको देखेंगे तो 105 डिग्री है, ये भी 105 डिग्री है। और ये देखेंगे 100 डिग्री है, ये भी 100 डिग्री है। इससे एक बात क्लियर होती है कि यानी दो आकृतियाँ जैसे मान लीजिए देखने में समान है, उसके माप भी दिए गए हैं, कोण भी दिए हैं, फिर उसको हमें देखकर बताना है कि ये दोनों आकृतियाँ समरूप है या नहीं। तो उसमें ये देखना जो उसके संगत कोण हैं वो समान होने चाहिए, यानी बराबर होने चाहिए, और उनकी जो संगत भुजाएं हैं वो समानुपाती होनी चाहिए। समानुपाती मतलब समान अनुपात में होना चाहिए। अब अनुपात का मतलब क्या होता है? मान लीजिए जैसे ये देखिए, इसका जो है 2.4 है, इसका 4.8 है। 2.4 और 4.8
का अगर आप अनुपात निकालेंगे तो बनेगा 1/2। इसी प्रकार से देखिए ये वाला देखेंगे 2.1 है, ये 4.2 है, तो 2.1/4.2 इसको भी कट करेंगे तो आपको मिलेगा 1/2। इसी प्रकार से ये देखिए 2.5 है और ये 5.0 है, तो 2.5 और 5.0 इसको भी आप कट करेंगे तो आपको मिलेगा 1.1/2। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, यहाँ भी 1/2 है, यानी इसका रेशियो देखा जाए तो 1/2 को हम लिख सकते हैं 1:2, यानी 1:2। इसको आपने पिछले कक्षाओं में पढ़ा होगा कि अनुपात में हम कैसे व्यक्त करते हैं और अनुपात कैसे ज्ञात किया जाता है। तो जब ऐसी आकृतियाँ बनी हों तो उनके संगत कोण यदि बराबर हैं और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हैं, तब हम उन आकृतियों को कहेंगे कि समरूप हैं, अन्यथा हम उसे कहेंगे ये समरूप नहीं है। ठीक, तो इस बात को आप जरूर याद रखिएगा कि जब उनके संगत कोण बराबर हों, उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हों, तो आकृतियां क्या होंगी, समरूप होंगी। अब यहाँ पर देखेंगे, सबसे नीचे आएंगे तो इस पेज पर देखेंगे तो यहाँ प्रश्नावली 6.1 लिखा है और 6.1 में यहाँ कोष्ठकों में दिए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान को भरिए, यानी सही शब्द भरना है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है सभी वृत्त होते हैं, तो सभी वृत्त क्या होते हैं, समरूप होते हैं। यानी देखो एक वृत्त आपने ऐसा बनाया, एक वृत्त इससे छोटा बनाया और एक वृत्त इससे छोटा बनाया, तो ये तीनों वृत्त क्या है, समरूप हैं, लेकिन सर्वांगसम नहीं है। तो सभी वृत्त समरूप होते हैं, सर्वांगसम नहीं होते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ क्या भर देना है, समरूप। इसी प्रकार से इसके और क्वेश्चंस को आगे देखेंगे। यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि सभी वर्ग होते हैं समरूप या सर्वांगसम, तो सभी वर्ग क्या होंगे, समरूप। मान लीजिए आपने एक वर्ग बनाया ऐसे और एक वर्ग ऐसा बनाया और एक वर्ग ऐसा बनाया, तो इसके देखिए इसके सभी कोण 90-90 अंश से होते हैं, तो इनकी जो कोण होंगे सभी के संगत कोण बराबर होंगे और भुजाएं समानुपाती हैं, तो वो क्या है, समरूप है। यानी सभी वर्ग क्या होंगे, समरूप होंगे, सर्वांगसम नहीं होंगे। इसी प्रकार से अगर आप तीसरे को देखें तो तीसरा क्या है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। सभी त्रिभुज समरूप होंगे, कौन से, समद्विबाहु या समबाहु, समबाहु होंगे। कौन से होंगे, समबाहु होंगे, समद्विबाहु नहीं होंगे, क्योंकि समद्विबाहु का फिगर इस प्रकार से भी बनाया जा सकता है, ध्यान से देखिएगा, ऐसा भी बनाया जा सकता है, यानी इसको फिगर को ऐसा भी बनाया जा सकता है और इसके फिगर को ऐसा भी बनाया जा सकता है। ठीक है, यानी कई तरह से इसके फिगर को बनाया जा सकता है। तो समद्विबाहु जो होगा वो समरूप नहीं होगा, लेकिन जो समबाहु होगा वो किसी तरह से भी बनाएंगे वो समरूप होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज, यानी एक बहुभुज बनाए, बहुभुज मतलब जिसमें अनेक भुजाएं हों, जिसमें अनेक भुजाएं हों। जैसे त्रिभुज में 3 भुजाएं हैं, है ना, चतुर्भुज में 4 भुजाएं हैं, पंचभुज में 5 भुजाएं होती है, षष्ठभुज में 6 भुजाएं, तो जिसमें कई भुजाएं होती है उसको कहा जाता है बहुभुज। अब वो बहुभुज कब समरूप होगा, यदि उनके संगत कोण क्या हो, बराबर। अभी मैंने आपको बताया कि संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, और उनकी संगत भुजाएं क्या होनी चाहिए, समानुपाती। संगत कोण बराबर हैं, संगत भुजाएं समानुपाती हैं, तब हम उसे कहेंगे कि ये समरूप है, अन्यथा हम इसे कहेंगे समरूप नहीं है। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों के 2 भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। यानी इसमें समरूप आकृतियां बनाना है। समरूप आकृतियां आप कोई भी बना सकते हैं, वृत्त बना सकते हैं, त्रिभुज बना सकते हैं, आयत बना सकते हैं, कोई भी चीज़ बना जा सकते हैं जो समरूप हों। ठीक है, 2-2 बनाना है। अगला दूसरा है ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, यानी कोई एक वृत्त बना दीजिए, एक आयत बना दीजिए, समरूप नहीं है। ठीक है, एक त्रिभुज बना दीजिए, एक वर्ग बना दीजिए, समरूप नहीं है। ऐसे कोई भी फिगर बना सकते हैं जो समरूप ना हो। ठीक, इसी प्रकार से तीसरे क्वेश्चंस की बात करते हैं। तीसरा है बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। ये जो चतुर्भुज दिया गया है इसको बताना है कि ये समरूप है या नहीं है। तो इस चतुर्भुज को अगर ध्यान से देखेंगे तो ये जो कोण बनाया गया ये 90 अंश का होता है, यानी ये कोण 90 अंश का है, लेकिन इस कोण को देखेंगे तो ये 90 अंश का नहीं है। ठीक है, और इनकी भुजाएं देखिए, ये 1.5 है और ये 3 है, तो 1.5 का अगर रेशियो निकाला जाए 1.5/3। ठीक, इसका दशमलव हटाएंगे तो नीचे एक 0 बन जाएगा, यानी 15/30 हो जाएगा। काट देंगे तो 1/2 हो जाएगा। इसको निकाल लिया जाए, ये भी है वही बातें हैं 1.5, यानी इनका जो समानुपात है, जो अनुपात है वो तो समान है, लेकिन यहाँ कोण जो है संगत कोण वो बराबर नहीं है।
इसलिए ये दोनों आकृतियां समरूप नहीं है। यहाँ लिखेंगे चूंकि इन दोनों चतुर्भुजों में भुजाएं समानुपाती हैं परंतु संगत कोण बराबर नहीं है, इसलिए ये दोनों आकृतियां समरूप नहीं हैं। तो इस प्रकार से आपने समझा कि समरूप क्या होता है। समरूप को हम कैसे देखेंगे? समरूप मतलब समान रूप। जब दो आकृतियां, दो व्यक्ति, दो वस्तु एक जैसे दिखे तो उसको हम कहते हैं समरूप। समरूप का कंडीशन है कि यदि उसके संगत कोण और उसकी संगत भुजाएं समानुपाती हैं तो उसे हम कहेंगे समरूप है। समरूप कब होगा? जब समान आकार हो, आकार समान हो, तब उसे हम समरूप कहेंगे। समरूप होने के लिए आमाप समान होना जरूरी नहीं है। तो डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में आपने प्रश्नावली 6.1 में दिए गए क्वेश्चंस को और समरूप के बारे में सीखा। फिर भी अगर आपको कहीं किसी प्रकार की कोई डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपके कमेंट की रिप्लाई दी जाएगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल में पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। धन्यवाद।